Okay, we are just a second. कोई तो गया बाहर. Okay. So we started with monocyclic cascade and हम लोगों ने देखा what is converter enzyme, what is interconvertible enzyme, right? And उसके examples भी देखे थे, right? है ना? एक ये वाला example देखा था, right? And उसका features क्या है, properties क्या है, उसके बारे में देखा था. And we have gone through example, right? Which was pyruvate dehydrogenase complex. Okay. Now, is Poonam here? Poonam? Okay, I don't know. I think she was removed by software. So उसको बोलो एक बार वापस ज्वाइन करने के लिए. कोई बोल सकता है? ओके, या पूनम में से. ओके, चलो. सो हाँ, या सो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने रेगुलेशन देखा था. एंड एट विच लेवल या कौन से चीज़ है या कौन से मेटाबोलाइट्स है जो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करती है, डीएक्टिवेट करती है, राइट? तो हम लोगों ने देखा था एसिटाइल कोए को बाई कोए का रेशियो एंड NADH बाई NAD प्लस का रेशियो इज वेरी क्रिटिकल. ठीक है. ओके. सो जितना ज़्यादा हाई रेशियो रहेगा उतना पायरुवेट क्या होगा कि आपका एसिटाइल कोए ज़्यादा, NADH ज़्यादा, तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस इनहिबिट हो जाएगा. ठीक है. देन वी ऑल्सो ऑब्जर्व्ड then we also observed covalent modification, right? Pyruvate heterogeneous complex and depth देखा था. And then we observed other examples also, right? हम लोगों ने ग्लूटामाइन सिंथेटेस का एकदम डेप्थ में गए थे हम लोग. एंड that topic takes 1.5 2 lectures at a time. ठीक है. तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था. Then we come with multiple cascade system. Okay. So जैसे हम लोगों ने मोनोसाइक्लिक कैस्केड देखा था, राइट? बट इसमें भी अगर तुम देखोगे तो ये जो दिस इज एन एंजाइम, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर एंजाइम. ठीक है. और वो एंजाइम को मॉडिफाई करने के लिए इतने सारे या इफेक्टर मॉलिक्यूल्स है, वो एंड प्रोडक्ट्स ही है. ठीक है. ये नेगेटिव इफेक्ट कर सकते हैं, पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये हम लोगों ने देखा था. अब ये खाली सिंगल कैस्केड सिस्टम था, ओनली वन कैस्केड सिस्टम. ठीक है. In comparison to there are also multiple cascade system. और इसका one of the best example is of blood. ठीक है. ब्लड क्लॉटिंग का एग्जाम्पल है. ठीक है. आई थिंक आज हम लोग वो ब्लड क्लॉटिंग का नहीं देखेंगे क्योंकि उसको मुझे भी इन डेप्थ में पढ़ना है, नहीं तो फिर पढ़ाने का मतलब नहीं रहेगा मुझे. ओके. तो मल्टीपल कैस्केड सिस्टम एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं. देन वी विल जो ब्लड कोएगुलेशन है उसके हम लोग जो मल्टीपल कैस्केड सिस्टम है वो नेक्स्ट टाइम देखेंगे. ठीक है. ओके. सो मल्टीपल कैस्केड सिस्टम सिंपल है क्या? नहीं, इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम. ठीक है. और इसमें बोल सकते हैं कि इट इज़ जैसे सिंगल कैस्केड खाली एक ही उसमें सिस्टम है, इसमें मल्टीपल कैस्केड में मल्टीपल कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व. ठीक है. और मल्टीपल कंपोनेंट जैसे इधर दिख रहा है तुमको, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर, ये कौन कंट्रोल करेगी. ठीक है. तो वैसे इतने सारे एंजाइम एक्टिव होने के बाद तभी सबस्ट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में. ठीक है. सो एक सिंगल कैस्केड सिस्टम इधर ही बंद हो जाता है, बट इधर कितना है, 1 2 3 4. ठीक है. और ऊपर से ये भी देख रहे हो, इधर से जो है जो सिग्नलिंग इधर से बाहर से आ रहा है, एज इन द फर्स्ट मैसेंजर मॉलिक्यूल है, जो भी सिग्नल है इट कम्स फ्रॉम एनवायरनमेंट. ठीक है. और जो सेकेंडरी मैसेंजर्स है वो इनसाइड द सेल रहते हैं. ठीक है. वो हम लोग देखते हैं व्हाट इज है क्या बेसिकली. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाइट बोर्ड में आ सकते हैं. ओके. तो बेसिकली सेल क्या है? ओके, स्फेरिकल है,
बोल सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है सेल का टाइप, यूकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, इट ऑब्वियसली सबको सुनाई दे रहा है? यस, होपफुली सुनाई दे रहा है। सो जब भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इज अवेलेबल, सो हाउ डज सेल रिकॉग्नाइज की ग्लूकोज अवेलेबल, कैसे पता चलेगा? देयर माइट बी सम काइंड ऑफ रिसेप्टर मॉलिक्यूल, राइट, जो कि रिसेप्टर मॉलिक्यूल है, या आपको कैसे पता चलता है जो आप पी रहे हो पानी है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है, राइट, एंड स्मेल नहीं है उसमें, कोई टेस्ट भी नहीं रहता पानी का, ठीक है, ओके। और अगर सेल को रिकॉग्नाइज करना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? तो हम लोगों ने आई थिंक प्रैक्टिकल किया रहेगा जीओडी पीओडी का, राइट। तो सेल के पास सिस्टम है क्या जीओडी पीओडी का? नहीं। ओके, केमिकल टेस्ट कैरी आउट करेगा? नहीं। ठीक है, तो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा? देर आर सम सेंसर्स बोल सकते हो, तो बायो सेंसर्स बोल सकते हैं उसको। देर आर सम रिसेप्टर, काइंड ऑफ रिसेप्टर दैट डिटेक्ट्स, अगर ग्लूकोज रहता है तो ये एज एन एक स्विच का काम करता है एंड सिग्नल इसके थ्रू अंदर जाता है, जिसके वजह से जो अंदर का सेकेंडरी सिग्नल है, तो ये प्राइमरी सिग्नल हो गया जिधर आपका सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगा, एंड जो ये सिग्नल एज इन फॉर्म ऑफ केमिकल सिग्नल अंदर जा रहा है, तो सेकेंडरी मैसेंजर या सेकेंडरी सिग्नल को एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल को हम लोग मैसेंजर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। ये एक्टिवेट होने से क्या होगा, बहुत सारे जो अंदर पाथवेज रहेंगे दैट विल बी ट्रिगर, ठीक है, जो अंदर जो पाथवेज रहेंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे। एंड दैट पाथवे ऐसा नहीं कि जो अनरिलेटेड पाथवे, इट इज़ रिलेटेड टू दिस मॉलिक्यूल, ठीक है, जो भी आपका जो प्राइमरी मेटाबोलाइट है उसके बाद, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज है, तो जैसे ही वो एंटर मारेगा तो फर्स्ट थिंग इज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो आपको आई थिंक पता रहेगा पीटीएस सिस्टम, फॉस्फो ट्रांसफरेज सिस्टम, ठीक है, ये अपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है 5th सेम में, ठीक है। तो जैसे ही अंदर आएगा वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू, या बहुत सारे पाथवेज रहते हैं, तो ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हो सकता है, मतलब ग्लाइकोजन कन्वर्जन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, ओके, या ईडी पाथवे रन कर सकता है, डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो जैसे मैं इधर बोल रहा था कि इट इज़ अ मल्टीपल कैस्केड सिस्टम, नॉट अ सिंगल कैस्केड सिस्टम, इट इज़ अ मल्टीपल कैस्केड सिस्टम। तो एक ही पाथवे इन्वॉल्व नहीं है, देयर आर मेनी पाथवेज इन्वॉल्व, ठीक है, ओके। द एक्सटर्नल सिग्नल इज कॉल्ड इज फर्स्ट मैसेंजर या प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो भी हम लोग इधर मल्टीपल कैस्केड पढ़ रहे हैं, ये ज़्यादातर एक्सटर्नल सिग्नल के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। एक्सटर्नल सिग्नल जैसे मैंने बताया, सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको सेल को सेंस करना पड़ता है कि इन्वायरमेंट में हो क्या रहा है, ठीक है। इफ देर इज टॉक्सिन इन द इन्वायरमेंट, वो अंदर जाके तब सेल को डिटेक्ट नहीं करेगा, cell can detect it in very small level also, picogram में भी measure कर पाएगा, picomolars में भी measure कर पाएगा, ठीक है। and then it will try to evade this negative molecule, ठीक है। अगर ग्लूकोज का concentration ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, it will swim towards glucose, higher concentration of glucose। और अगर ये क्या बोलते हैं पॉइजन रहेगा या टॉक्सिन रहेगा तो इट विल मूव अवे फ्रॉम टॉक्सिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये डिटेक्शन सिस्टम होता है हर एक ऑर्गेनिज्म का, माइक्रो लेवल पे डिटेक्शन सिस्टम होता है। सो जो साइंटिस्ट है दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम, क्यों? क्योंकि दीज सिस्टम्स कैन बी यूज्ड एज अ बायो सेंसर्स, ओके, बायो सेंसर्स, ओके। सेंसर आपको समझा सेंसर क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बड़े ऑफिस में जाओगे तो देर आर वाटर, ये अपना स्प्रिंकलर्स रहते हैं, क्यों? जैसे वो फायर सेंस करते हैं तो वो वाटर स्प्रिंग करते हैं, वाटर फेंक देते हैं, जिससे वजह से क्या होता है, फायर बुझ जाता है, ठीक है। या देर आर सेंसर, फायर अलार्म के सेंसर्स रहते हैं, राइट, ओके। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल सिस्टम ओनली, ठीक है।
but in this thing we are using biological organism या biological component, ठीक है। तो इधर हो सकता है मैं रिसेप्टर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिसेप्टर्स की बात करो जो इधर आपका टारगेट मॉलिक्यूल उसको बाइंड करेगा एंड ये एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ सिग्नल देगा, ठीक है, एंड दिस सिग्नल विल बी एम्पलीफाइड एंड इंटरप्रेटेड, ठीक है, या जो भी डिटेक्टर सिस्टम रहता है तो इसको एम्पलीफिकेशन करना पड़ता है, फिर उसका डिटेक्टर सिस्टम दे देता है बायोसेंसर्स का। आई थिंक तुम लोगों ने बायोटेक में शायद पढ़ा हो, होपफुली। ओके, ठीक है। तो अभी जो एक्सटर्नल सिग्नल है, कौन से एक्सटर्नल सिग्नल की बात कर रहे हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, जैसे एड्रेनलिन हो गया, ग्लूकागॉन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, ओके, प्रोस्टासाइलिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, ग्रोथ फैक्टर्स हो गए, बहुत सारे ये हो गए मॉलिक्यूल्स हो गए विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, ओके। These agents bind to specific receptor protein buried in the external face of cell plasma membrane. तो ये क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं, टारगेट रिसेप्टर को बाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिसेप्टर कोई भी मॉलिक्यूल को लेगा, ओनली टारगेट रिसेप्टर, जैसे उनका स्पेसिफिसिटी ज़्यादा रहता है, इसलिए जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल इट विल बाइंड टू टारगेट या टारगेट मॉलिक्यूल विल बाइंड टू ओनली स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये बाइंडिंग से क्या होगा, तो बाइंडिंग से काफ़ी सारे रिएक्शंस होंगे। ये थोड़ा हाई लेवल, एक्चुअली अगर मैं डीप में जाऊँ तो ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल है, क्योंकि उसमें काइनेस सिस्टम भी आ जाता है। जब भी जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स है, जैसे इधर मैंने बताया था, इधर ये, हाँ, इधर ये बताया था, ये वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। इट में भी वन काइंड ऑफ रिसेप्टर है, इधर आपका जो टारगेट मॉलिक्यूल आके बैठ गया, ठीक है। सो इसमें काइनेज सिस्टम रहता है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है, ओके, एंड इधर जो एटीपी यूटिलाइज होगा एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट कर देगा, ठीक है, एंड दिस फॉस्फोराइलेशन विल ट्रिगर सम काइंड ऑफ पाथवे, सॉरी, सो काफ़ी इन डेप्थ रहता है, हम लोग वो लेवल पे नहीं जा रहे, ओके, ओके। इससे क्या होगा, जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल डायग्राम देख लेते हैं, इधर इधर आपके प्राइमरी मैसेंजर है और इधर आपका मेटाबोलाइट है, ठीक है। जब वो स्पेसिफिक रिसेप्टर को बाइंड करेगा तो इधर जो जी प्रोटीन्स होपफुली आपको दिख रहे, G1 G2 दिख रहे, दीज आर नथिंग बट दीज आर कॉल्ड एज सीरीज ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक मतलब प्रोटीन अंदर है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही, ओके। फिर इधर है एम्पलीफायर एंजाइम, मतलब जो उसका जो सिग्नल क्या सिग्नल दे रहा है क्या, तो वो जो मैसेज को एम्पलीफाई कर देगा, ठीक है। और इधर आएगा आपका प्रीकर्सर मॉलिक्यूल आएंगे जो सेकेंडरी मैसेंजर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड देन इट विल एक्टिवेट मल्टीपल एंजाइम्स, जिसका जो बेसिकली फाइनली क्या होगा, एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, एंड उससे रिएक्शंस ट्रिगर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इतना डिटेल में इन डेप्थ में नहीं जाना चाहता, ठीक है, बट इट मे कम इन एग्ज़ाम एज एन फॉर तुम लोग के MCQ टाइप है, तो उसमें आ सकता है, ठीक, ओके, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, एंजाइम क्या कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेटेड कन्वर्ट्स अ फॉस्फोराइलेटेड प्रीकर्सर इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, विच इज सेकेंडरी या सेकेंड मैसेंजर, ठीक है, दैट एक्टिवेट्स अ प्रोटीन काइनेस, ठीक है, और उससे नंबर ऑफ जो मैसेंजर मॉलिक्यूल्स जो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ठीक है, सेकेंड मैसेंजर या सेकेंडरी मैसेंजर बोल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने साइक्लिक AMP कहीं सुना, साइक्लिक AMP, यस, साइक्लिक AMP सुना है कहीं, और सुना है तो कौन से उसमें सुना है, यस, हेलो, ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, बता दो मुझे, ये भी बता दो, यस समझ में आ रहा है तो यस टाइप करो, नहीं आ रहा तो रिपीट बोलो, तो फिर आई कैन, इफ समवन वांट्स आई कैन रिपीट।
यस और नो का एलोस्टेरिक रेगुलेशन ओके साइक्लिक एएमपी किधर है ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं तो फिर मुझे रिपीट करना पड़ेगा बता दो मुझे खाली दो लोगों ने रिपीट बोला सॉरी यस बोला बाकी लोगों ने यस समझ में आ रहा है पक्का अक्षता अक्षता कोमल स्वाति ओके ठीक है तो इधर हम लोग ये डायग्राम में वापस जाते हैं तो बेसिकली हो क्या रहा है आपका जो इधर जो मॉलिक्यूल जो है वो प्राइमरी मॉलिक्यूल को सेंस कर रहा है ठीक है उससे क्या हो रहा है सिग्नल अंदर जा रहा है ठीक है वाया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर एम्पलीफायर मॉलिक्यूल है जो वो सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा जैसे फॉर एग्जांपल अगर 0.005 मिली वोल्ट्स बोल रहा हूँ मैं वोल्ट भी नहीं बोल रहा हूँ इसको हम लोग डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे ठीक है तो उसको एम्पलीफायर चाहिए ठीक है जैसे हमारा साउंड रहता है उसके लिए भी एम्पलीफायर रहता है राइट एम्पलीफायर सुना रहेगा ओके म्यूजिक इंडस्ट्री में तो एम्पलीफायर क्या करता है आपके साउंड को बढ़ा देता है ठीक है मल्टीफोल्ड वैसे ही इधर जो सिग्नल रहता है जो सिग्नल रहता है उसका भी जो एज एन एम्पलीफाइड हो जाता है विद इन द सेल ठीक है ओके तो सेकेंडरी जो सेकेंड मैसेंजर है उसमें साइक्लिक एएमपी भी आ रहा है साइक्लिक एएमपी आपका इसमें भी आप अगर सुनोगे या आपने पढ़ा रहेगा लैकोपेरॉन में तो लैकोपेरॉन में भी साइक्लिक एएमपी था राइट ओके सो इट वाज वन ऑफ द ट्रिगरिंग मैकेनिज्म जिसमें एटीपी का लेवल जब डाउन हो जाता है साइक्लिक एएमपी का लेवल भी हाई हो जाता है सो इट इज़ वन ऑफ द सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ऑल्सो ओके ठीक है फिर दूसरे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कौन से डाईएसिल ग्लिसरॉल हो गया इनासोटिल ट्राइफॉस्फेट हो गया ठीक है और ये दोनों भी डिराइव होता है फॉस्फोटिडिल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट ठीक है ये एक टाइप का मेम्ब्रेन लिपिड है ओके तो इसमें क्या होता है सीरीज ऑफ काइनेज जैसे सेकेंडरी मैसेंजर है तो ये एक पर्टिकुलर जो है कन्वर्ट कर देता है इनटू मॉडिफाइड फॉर्म फिर ये दूसरे एंजाइम को जो ओरिजिनल एंजाइम है उसको मॉडिफाइड कर देता है मतलब इसमें फॉस्फोराइलेशन कर देता है हो सकता है फॉस्फोराइलेशन ओके क्योंकि इधर बोला ये प्रोटीन काइनेज है ठीक है तो इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से इसमें फॉस्फेट ऐड हो जाता है इसमें भी क्योंकि ये मॉडिफाइड फॉर्म है ए फॉर्म है तो ये इसको इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है इसको भी ये इसको इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है मतलब अगर आप देख रहे हो तो एंजाइम 1 है ये एंजाइम 2 है ठीक है ये एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है मॉडिफाइड फॉर्म और ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है ठीक है तो ये क्या होता है बहुत सारे मल्टीपल कैस्केड बोलते हैं इसको एक ऐसा नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैस्केड सिस्टम अगर आपने ये देखा रहेगा नहीं अभी मुझे ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा बट थिंग इज आपने अगर ये देखे रहेंगे कार्ड्स देखे रहेंगे ठीक है कार्ड्स ओके कार्ड्स देखे रहेंगे जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं ठीक है बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं कार्ड से भी बनाते कोई कार्ड्स प्लेइंग कार्ड्स ओके तो अगर आपने इधर से एक चीज़ हटा दी तो क्या होगा ये टांग हटा दिया तो क्या होगा पूरा का पूरा नीचे गिर जाएगा जैसे जेंगा में होता है ओके या अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये देखा रहेंगे कुछ ऐसे छोटे छोटे चीज़ें रहते ठीक है उसको ऐसे लीनियर फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है ठीक है और उसको आप ट्रिगरिंग एक सेंस इधर से इसको खाली एक थोड़ा सा गिरा दो तो ये इसके ऊपर गिरेगा ये इसके ऊपर गिरेगा ठीक है क्या हो रहा है दिस इज नथिंग बट कैस्केडिंग सिस्टम ठीक है तो ये पूरा पूरा इधर पूरा गिरता जाएगा ठीक है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डैट ठीक है
तो एक मॉलिक्यूल पूरे इतने सारे मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से कैस्केडिंग आ रहा है, मतलब एज इन वन मॉलिक्यूल इज डिपेंडेंट ऑन अनदर मॉलिक्यूल, ठीक। तो उसके वजह से पूरा का पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, डीएक्टिवेट हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं। ओके, तो इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, साइक्लिक एएमपी का भी एग्जांपल दे रखा है इधर। तो साइक्लिक एएमपी आपको पता है एटीपी से जनरेट होता है। ओके, ओके, एंड साइक्लिक एएमपी को अगर रिमूव करना है तो साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये आपका लैकोपेरोन में भी आता है, और साइक्लिक एएमपी जनरेट करने के लिए अलग एंजाइम रहता है, साइक्लिक एएमपी को तोड़ने के लिए साइक्लिक एएमपी फॉस्फोडाइएस्टरेज की जरूरत है। ठीक है, तो ये एक्टिवेट करता है, कैसे एक्टिवेट करता है, फॉस्फेट ग्रुप दूसरे में ट्रांसफर कर देता है। ओके, ये एकदम डेप्थ में है तो वी कैन स्किप दिस। ओके, एंड वी विल नाउ मूव टू अनदर टॉपिक, एंड जो भी ब्लड रिलेटेड जो एग्जांपल है दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट है आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, एंड एक्चुअली ये जो टॉपिक है इट इन्वॉल्व्स डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, बहुत सारी चीज़ें, एंड इसमें आपका रेपिटेटिव है, इसमें लैक ओपेरॉन भी आ जाता है, ट्रिप ओपेरॉन भी आ जाता है, ठीक है। एंड मुझे सिखाना पड़ेगा वापस ट्रिप ओपेरॉन लैक ओपेरॉन, मुझे बता दो, सिखाना है वापस, यस और नो? क्योंकि आई थिंक तुम लोगों ने सेम फिफ्थ में कवर अप किया है, तो यू कैन रीड दैट ओनली, तो आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यस, मुझे एक ये दे दो, फीडबैक दे दो, सिखाना पड़ेगा ट्रिप ओपेरॉन लैक ओपेरॉन, क्योंकि मुझे दूसरे ओपेरॉन्स में भी फोकस करना है। आपका माल्टोस ओपेरॉन हो गया और फिर एराबिनोस ओपेरॉन। यस और नो स्टूडेंट्स, सुनाई दे रहे? हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्ड। सो ट्रिप ओपेरॉन लैक ओपेरॉन पढ़ाने का जरूरत है, यस या नो? वापस, क्योंकि वापस पढ़ाना पड़ेगा, पूछ रहा हूँ मैं। ओके, कर लोगे ना पक्का? खाली नैतिक ने बोला, बाकी लोग क्या कर? यस, नूर, अदिति, अमृता, अबिया, कोमल, गायत्री, निष्किंदा, प्रतीक्षा। ओके, प्रतीक्षा ने यस बोल रहा है। ओके, रोहित ने यस बोला है, सामिया, सेजल, शांतनु, सुचिता। अच्छा, अगर सो यू कैन ऑलवेज, ओके ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं बता देता हूँ आपको, लैकोपोरॉन का मैंने एक वीडियो डाला है, यू कैन ऑन यूट्यूब, यू कैन ऑलवेज गो देयर एंड वॉच दैट। एंड ट्रिपोपेरॉन मैंने पढ़ा है, बट आई इफ टाइम परमिट्स मैं आपको एक वीडियो बना के, ओके, ट्रिपोपेरॉन रिपीट कर लूँगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। ओके, क्योंकि माल्टोज ओपेरॉन भी है, एरोबिनोज ओपेरॉन भी है, वो भी पढ़ाना है। एंड आपका ये वी विल बी रेफरिंग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स यूजिंग ब्रॉक बायोलॉजी, ठीक है। इसका पेज नंबर 211 है, इधर दिख रहा है। ओके, यू कैन रेफर दैट। तो ब्रॉक होपफुली आपके पास है, होगा, है ना? ब्रॉक है कि नहीं है मुझे बता देना, और एल्स आई विल अपलोड इट। ट्री RIP नहीं होता, TRP होता है, ट्रिप होता है, TRP ओपेरॉन। ओके, ट्रिप्टोफैन। सो ये स्टार्ट करते हैं हम लोग, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन।
होपफुली आपको मल्टीपल कैस्केड सिस्टम के बारे में समझा रहेगा। तो सिंगल कैस्केड सिस्टम में सिंगल एंजाइम इन्वॉल्व था, मल्टीपल कैस्केड सिस्टम में मल्टीपल एंजाइम्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, आपको उतना ही याद रखना। एंड एग्जाम आपको एग्जाम्पल के बाद जो मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में वो याद। ठीक है, तो व्हाट इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन? नाम से क्या पता चल रहा है? व्हाट डज इट से? ओके, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। ओके, देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटीन व्हिच इज बाइंडिंग टू डीएनए। ठीक है, ओके, तो ये क्या हो सकते हैं? दिस में भी रेगुलेटरी प्रोटीन ऑल्सो। ठीक है, और दिस में भी सम काइंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल। ठीक ठीक है, तो एकदम सिंपल अगर मैं आ जाऊँ, इधर आ जाता हूँ, 1 मिनट। हाँ, वाइट बोर्ड में आ गया। वाइट बोर्ड को मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, सो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन दो टाइप के हो सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ द स्पेसिफिसिटी। ठीक है, एक तो नॉन स्पेसिफिक हो गया, नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन हो गया, और दूसरा हो गया स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, या दूसरा होता है स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन? नॉन स्पेसिफिक में क्या हो रहा है? जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इट इज नॉन स्पेसिफिकली बाइंडिंग टू एनी पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, कोई भी डीएनए को बाइंड कर सकते हैं। तो ऐसे कौन सा प्रोटीन है जो डीएनए को आंख बंद करके कहीं भी बाइंड करेगा? यस, कोई एग्जांपल दे सकता है? यस, it can bind any region of DNA. So can you name it? Yes, students. Okay, so मैं बता देता हूँ। सो ऐसे प्रोटीन क्या होते हैं? दीज आर बेसिक प्रोटीन्स। बेसिक प्रोटीन्स में क्या हो गया? अभी देखो डीएनए है, राइट, और नेगेटिवली चार्ज है, राइट। तो नेगेटिव नेगेटिव बाइंड कंप्रेस होगा, डीएनए नहीं होगा, ये रिपेल हो जाएगा चार्ज, राइट। तो इसके लिए क्या होता है? आपके हिस्टोन प्रोटीन्स आते हैं आपके यूकैरियोट्स में, एंड बेसिक प्रोटीन्स आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, दीज आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स। ठीक है, बेसिक प्रोटीन्स मतलब दे आर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स यूकैरियोट में हिस्टोन्स रहते हैं। दीज जो हिस्टोन्स के कितने होते हैं? H1 रहते हैं, H2 रहते हैं, H2A, H2B, ओके, H2C, सॉरी H3, सॉरी H3 एंड H4। ठीक है, तो ये 5 टाइप के हिस्टोन्स रहते हैं ह्यूमंस में, ये फाइंड आउट हुए। एंड दीज प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन compression of DNA. Also it regulates आपका डीएनए एक्सप्रेशन। ठीक है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, एंड ऑब्वियसली आपका रेप्लिकेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, इट रेगुलेट्स। ओके, तो ये क्या हो गया? ये दीज आर नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, मतलब ऐसे कहीं भी कौन से भी रीजन में बाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एंड जब भी एक डीएनए को बाइंड करेंगे तो वो पार्ट ऑफ डीएनए इज फॉर टाइम बीइंग रिप्रेस्ड, मतलब ये ट्रांसक्राइब भी नहीं होगा और रेप्लिकेट भी नहीं होगा जब तक उधर से ये प्रोटीन्स हटेंगे नहीं तब तक। ठीक है, होपफुली आई एम क्लियर। कुछ डाउट है तो पूछते रहो मुझे। यस, ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। हिस्टोन्स नॉन स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉजिटिवली चार्ज है, आर्किया में भी देखा गया, यूकैरियोट्स में भी देखा गया। ओके, एंड ऑब्वियसली डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, तो वो कंप्रेस करने के काम है। ओके ओके, जब तक हिस्टोन डीएनए के साथ बाउंड है, या जो हिस्टोन हिस्टोन प्रोटीन जब तक डीएनए को बाउंड है, तब तक आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट बाइंड टू डीएनए, और तब तक उसका ट्रांसक्रिप्शन इवेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे हिस्टोन रिमूव हो जाता है वैसे ही द साइट इज अवेलेबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन इवेंट। ठीक,
तो ज़रूरी नहीं हिस्टोन निकल जाए तो ट्रांसक्रिप्शन इवेंट होगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज हैज टू कम इन द साइट एंड ट्रांसक्राइब एक्स या डीएनए एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ये समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, मुझे बता दो, आई विल गेट एन आइडिया। ओके, नेक्स्ट है आपका सो इसमें ओके सो हमेशा याद रखो जो डीएनए है, तो डीएनए का आपने स्ट्रक्चर देखा रहेगा, right? ऐसा रहता है, राइट, ऐसा रहता है। तो ये इसको क्या बोलते हैं, माइनर ग्रूव, माइनर। और इसको क्या बोलते हैं, मेजर ग्रूव। ओके, मेजर, ओके, मेजर ग्रूव। तो ये मेजर ग्रूव इज द बेसिक, बेसिकली ये इधर ही आपका प्रोटीन जाके बाइंड करेगा, क्योंकि प्रोटीन थोड़ा सा इधर, ये अगर इसमें देखा जाए थोड़ा बड़ा रहता है। ओके, ठीक है, तो ये इधर जाके बाइंड करेगा, ठीक है, ये माइनर ग्रुप पे जाके बाइंड नहीं कर सकता। ओके, ठीक है। सो मेजर ग्रुप इज द बेसिक साइट फॉर डीएनए प्रोटीन बाइंडिंग, सॉरी प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। ओके, एंड ज़्यादातर जो प्रोटीन जो बाउंड रहता है, अभी हम लोग अगर स्पेसिफिक डीएनए प्रोटीन प्रोटीन डीएनए के इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इधर काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे आपका डीएनए रिप्रेसर आ जाता है, तो किधर जाके बाइंड कर रहे हैं, प्रमोटर पे जाके बाइंड कर रहे हैं, नहीं, किधर जाके बाइंड करेगा, वो ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा, राइट, है ना। आपका फिर आगे ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स आ गए, आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या हो गया, आरएनए पॉलीमरेज क्या प्रोटीन है, राइट। तो इधर नहीं बाइंड करेगा ना, कहीं दूसरे क्या बोलते हैं 3' में बाइंड नहीं करेगा, राइट। वो किधर बाइंड करेगा, प्रोमोटर साइट में, ठीक है, कैप साइट में बाइंड करेगा। और फिर आ जाता है CMP कैप, CRP प्रोटीन, है ना, सी 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 साइक्लिक AMP और कैप प्रोटीन। ये कैप क्या है, इट इज़ नथिंग अ प्रोटीन। तो साइक्लिक AMP प्रोटीन जो कैप कॉम्प्लेक्स है, वो भी एक टाइप का प्रोटीन ही है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, आपका प्रोमोटर में जाके बाइंड कर रहे हैं, तो वो भी एक टाइप का प्रोटीन है, ठीक है। सो दीज आर स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो इससे क्या क्या करना है, आपको ज़्यादा हाई स्पेसिफिसिटी मिलती है, ठीक है। आपका ट्रांसक्रिप्शन या आपका डीएनए पॉलीमरेज है तो रेप्लिकेशन होगा, राइट। और अगर आपका रिप्रेसर मॉलिक्यूल रहेगा तो रिप्रेशन होगा, ओके। और अगर साइक्लिक AMP कैप कॉम्प्लेक्स रहेगा तो ये एक्टिवेशन होगा, ठीक है, ओके, ठीक है। अभी तो इधर क्या बताया, तो एक स्ट्रक्चर रहता है डीएनए में। अब प्रोटीन किधर जाके बाइंड करेगा, तो एक स्पेसिफिसिटी कहाँ से आती है, तो डीएनए में एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स, ठीक है, IR। ओके, होपफुली आपने ट्रांसपोजिशन मैकेनिज्म में सुना रहेगा IR रिपीट्स के बारे में। सच इन्वर्टेड रिपीट्स आर फ्रीक्वेंटली लोकेट, उनका जो लोकेशन रहता है ज़्यादातर वो रेगुलेटरी साइट्स में रहता है। ऑब्वियसली ट्रांसपोजिशन इवेंट के अलग इन्वर्टेड रिपीट्स रहते हैं, ये वाले इन्वर्टेड रिपीट्स उनके सीक्वेंसेस अलग, ठीक है, ओके। तो ये ज़्यादातर रेगुलेटरी साइट्स में ये एक पर्टिकुलर डीएनए लोकेशन में रहते हैं जिधर आपके ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स आके जाके बाइंड करेंगे, ठीक है, ओके। इसमें कोई भी स्टेम लूप स्ट्रक्चर नहीं बनता है। आपका ट्रिपोपरॉन में स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनता है। वो राइबोसोम बाइंडिंग भी एक टाइप का, राइबोसोम क्या हो गया, प्रोटीन ही हो गया, राइट। तो वो आरएनए को बाइंड कर रहा है, तो इधर हम लोग, ठीक है, ओके। सो इधर आ जाते हैं, इधर है। तो इधर जो प्रोटीन्स है, रेगुलेटरी प्रोटीन, जैसे आपके लैकर प्रेशर मॉलिक्यूल हो गया, ये एक स्पेसिफिक साइट पे जाके डीएनए को बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि स्टेम लूप स्ट्रक्चर जनरेट हो सकता है नहीं बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा,
ओके, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आर ऑफ्टन होमोडाइमेरिक। तो होमोडाइमेरिक मतलब क्या हो गया, दो आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स रहेंगे और दोनों में सेम डोमेन्स रहेंगे, ठीक है, इनको डोमेन्स में डिवाइड किया जा सकता है into domains the region of the protein with specific structure and function। तो इनको डोमेन्स में डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि ये प्रोटीन एक प्रोटीन जो प्रोटीन है या सब यूनिट्स है उनका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन हो सकते हैं या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने रेगुलेटरी प्रोटीन के बारे में स्टार्टिंग में बात किया था, रेगुलेटरी इंजाइम्स के बारे में, राइट। तो उसमें क्या था, एक एक तरफ एक्टिव साइट था, एक तरफ एलोस्टेरिक साइट था, राइट, है कि नहीं। तो वैसे ही इधर आपके डोमेन्स रहते हैं तो उनको डोमेन्स बोला जाता है, ओके। तो जो ईच सब यूनिट को हम लोग डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं जिधर आपका वो उसका स्पेसिफिक फंक्शन होगा, प्रोटीन का स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन डाइमर है वो जब इंटरेक्ट करते हैं इन्वर्टेड रिपीट्स ऑन डीएनए, ईच सब यूनिट बाइंड्स टू वन ऑफ द वन इन्वर्टेड रिपीट्स। तो अगर मैं इधर आ जाऊँ, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है और इसमें ये बेसिकली ये सब यूनिट्स हैं, ठीक है, ये ऐसे सब यूनिट से बना है, मैं खाली दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 सब यूनिट से बना हुआ है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एंड 4, ठीक है। और इसमें भी ये सब यूनिट्स हो गए ये प्रोटीन के, इसमें भी डोमेन्स रहेंगे, राइट। तो डोमेन्स मतलब क्या, एक पर्टिकुलर उसमें उसका फंक्शन रहेगा, ठीक है। ओके, सो इसका फंक्शन हो सकता है कि ये एक्टिव साइट का काम करे या एलोस्टेरिक साइट का काम करे, ठीक है। ओके, सो जो डोमेन है इट विल एक्ट एज अ फंक्शनल साइट। ओके, सो इसमें क्या बोला, अच्छा, अभी इसमें ये भी बोला है कि आपका जो प्रोटीन है इट विल बाइंड टू इन्वर्टेड रिपीट्स। तो आईआर रिपीट्स को, स्पेसिफिक आईआर रिपीट्स को जाके बाइंड करेगा। जैसे एग्जांपल दे रहा, जीएटीसी का एग्जांपल मेरा फेवरेट हो गया, ठीक है। ये क्या करेगा, ये साइट को रिकग्नाइज करेगा एंड इट विल बाइंड टू दिस। और बाकी जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स है वो ये साइट को रिकग्नाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास वो डोमेन्स नहीं है, ठीक है। तो जो प्रोटीन है उनके पास स्पेसिफिक डोमेन है ताकि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को पता लगाए। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रहते हैं वो रेस्ट्रिक्शन साइट को कैसे पहचान लेते हैं, वैसे ये जो डोमेन्स है प्रोटीन में ये स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को, जो कि इधर इन्वर्टेड रिपीट्स बोला गया, उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, इसको बाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए बाइंडिंग नहीं हो रहा, बेसिकली वो कट करने के लिए है। ओके, होपफुली आपको समझ रहे, यस और नो। ओके, सो नेक्स्ट है, अभी स्ट्रक्चर के बारे में आता है। तो हाँ, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये इधर आपके डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन के 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। 3 टाइप के स्ट्रक्चर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो है हेलिक्स टर्न हेलिक्स, दूसरा है जिंक फिंगर और तीसरा है ल्यूसिन जिपर। आपको इतना समझने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस खाली ये याद रखो हेलिक्स टर्न हेलिक्स में क्या हो रहा है। हेलिक्स क्या होता है, अल्फा हेलिक्स हो गया, बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं, राइट। ये प्रोटीन के अरेंजमेंट्स हैं, सेकेंडरी अरेंजमेंट्स, राइट। तो इधर क्या, ये क्या है आपका डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है। तो डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ये हो सकता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स हो सकता है, जिंक फिंगर हो सकता है या ल्यूसिन जिपर हो सकता है, ओके। तो ये याद रखो, हेलिक्स टर्न हेलिक्स में ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, और ये टर्न भी एक टाइप के प्रोटीन, ठीक है, मतलब उसमें अमाइनो एसिड सीक्वेंस है। तो जो एक होता है रिकग्निशन हेलिक्स, जो आपके टारगेट डीएनए को रिकग्नाइज करेगा, ठीक है। तो ये जाके बाइंड हो जाएगा। स्टेबलाइजिंग हेलिक्स क्या करेगा, ये रिकग्निशन हेलिक्स को स्टेबलाइज करेगा,
ठीक है, मतलब उसको रिकग्निशन हेलिक्स को बोलेगा कि डीएनए को पकड़ के रख आराम से, ठीक है। और टर्न में भी अमाइनो एसिड्स है, बेसिकली ये टर्न करने के काम आ रहा है, मतलब स्टेबलाइजिंग हेलिक्स को रिकग्निशन हेलिक्स के एकदम क्लोज लेके आ रहा है, ताकि जो पूरा का पूरा जो प्रोटीन है वो स्टेबलाइज हो सके। ऊपर से वापस मैं व्हाइट बोर्ड से बता सकता हूँ, ईजी है एकदम, मैं एकदम इजी फॉर्म में समझा रहा हूँ कि ऐसा मुझे भी नहीं समझाया था किसी ने, तो ये खुद ही पढ़ के होता है। ओके, तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन है, और ये भी इसमें अमीनो एसिड्स है, और ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स, ये हेलिक्स है, हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है, सिंपल, समझा। तो HTH बोला जाता है, या हेलिक्स टर्न हेलिक्स, ठीक है। तो सिंपल क्यों, हेलिक्स ये है, ये भी हेलिक्स है, ये टर्न है, और ये दूसरा हेलिक्स है, ठीक है, इसलिए हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल या डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन बोला जाता है, ये क्लासीफाई किया जाता है, ठीक है। जैसे आपका लैक रिप्रेसर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लैक रिप्रेसर है, तो किधर जाके बाइंड करता है, रिप्रेसर मॉलिक्यूल किधर जाके बाइंड करता है, ऑपरेटर रीजन में बाइंड करता है, राइट। तो ये क्या करेगा, इसमें से एक जो रिकग्निशन हेलिक्स है वो इधर आके बैठ जाएगा, ठीक है, ओके, सॉरी। ये पूरा कैसे है इसका, ओके, सो ये पूरा का पूरा इधर आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये वाला हेलिक्स पहले बाइंड करेगा, रिकग्निशन हेलिक्स ऑपरेटर को, और जो दूसरा हेलिक्स है वो स्टेबलाइजिंग हेलिक्स बोला जाता है उसको। तो ये स्टेबलाइजिंग हेलिक्स, ये जो कौन सा है हेलिक्स, रिकग्निशन हेलिक्स को स्टेबलाइज कर देगा, मतलब जो आपका ये पूरा का पूरा रिप्रेसर है उधर थोड़ी टाइम के लिए अच्छे से पकड़ के बैठ जाएगा, ठीक है, ओके। एंड ये टर्न है, टर्न इंपॉर्टेंट है, अगर टर्न नहीं होता तो ये हेलिक्स ये ऐसा हो जाता है, डम्बेल शेप में आ जाता है, ठीक है। और ये रिकग्नाइज कर लेता, बट ये स्टेबलाइज नहीं होता, ये फटाक से निकल भी जाता सीधा, ठीक है, बाइंड किया निकल गया, तो ऐसा नहीं चाहिए था। तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल है, टर्न इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। और टर्न फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि उसमें 2 या 3 अमाइनो एसिड्स है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। उसमें से एक अमाइनो एसिड इज आई थिंक ग्लाइसिन, नहीं है ग्लाइसिन किधर है भाई, हाँ ग्लाइसिन, ठीक है, इधर ग्लाइसिन लिखा हुआ, ओके। तो टर्न क्या करता है, टर्न का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो दोनों हेलिक्स को, एक तो रिकग्निशन हेलिक्स है और एक स्टेबलाइजिंग हेलिक्स को, उसको एकदम पास में लेके आता, ठीक है, क्लोज में लेके आता, ताकि पूरा का पूरा प्रोटीन स्टेबलाइज हो सके, ओके, एंड इट बाइंड्स टू टारगेट डीएनए। तो सीक्वेंस आर रिकग्नाइज्ड बाय नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन इंक्लूडिंग हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल फोर्स। तो पहले क्या होता है आपका, जो पूरा जो सीक्वेंस है वो नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन से बाइंड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से या वैन डर वाल कॉन्टैक्ट से, ठीक है, ओके। तो मैनी डिफरेंट डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन ऑफ बैक्टीरिया कंटेन हेलिक्स टर्न हेलिक्स, जैसे आपका लैक रिप्रेसर हो गया, ट्रिप रिप्रेसर हो गया, जो इकोलाई में, वो आपका क्या है, नथिंग बट एक टाइप का हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल है, ठीक है, ओके। उसका अगर एग्जाम्पल इधर देखोगे तो इधर है क्या, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल का, ठीक है, ओके, ये एक टाइप का है, नहीं नहीं ये कुछ और है, ओके। तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल होपफुली आप लोगों को समझा रहेगा, यस। ऊपर से गया बता दो, हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल समझा कि ऊपर से गया बता दो मुझे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ओवर 250 डिफरेंट प्रोटीन्स है
जो कि डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है, और उसमें हेलिक्स टर्न हेलिक्स मॉडल यूटिलाइज होता है बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जिंक फिंगर। तो ये आपको ये पूरा दिख रहा है, ये एक टाइप का फिंगर है, वन फिंगर है, ठीक है। अगर आप ऐसे देख सको इसको व्हाइट बोर्ड में, तो ये एक टाइप का फिंगर है, ठीक है। इसको जिंक फिंगर क्यों बोला, इधर देखोगे तो इधर जो दो कार्बन एटम है एंड दो हाइड्रोजन एटम जो रिकग्निशन हेलिक्स में, तो आपको रिकग्निशन हेलिक्स मिल गया, ये समझिए कि रिकग्निशन हेलिक्स आपका डीएनए को बाइंड करेगा, टारगेट डीएनए को बाइंड करेगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट पे, ओके। फिर इधर ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर मैं बोलूँ ये इट कैन बी ऑफ लीनियर फॉर्म, ठीक है, ठीक है, ये लीनियर फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इधर आपका रिकग्निशन हेलिक्स है और इधर आपके इसमें हाइड्रोजन है, राइट, और इधर कार्बन है, ओके। तो इससे क्या बनेगा, हेलिक्स कैसे बनेगा, तो इधर क्या आता है, इधर आ जाता है मेन रोल जिंक का आ जाता है, ओके। तो ये जिंक रिकग्निशन हेलिक्स एंड ये जो कार्बन एटम्स है उसको होल्ड करके रखता है, जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर बनता है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज बेसिकली एक्टिव, मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो ये आपका डीएनए को बाइंड नहीं कर पाएगा, बट बिकॉज इट फॉर्म्स जिंक, जिंक इज इम्पॉर्टेंट, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, देन दिस स्ट्रक्चर कैन एक्टिवली बाइंड टू योर टारगेट डीएनए, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रिकग्निशन तब ये टारगेट डीएनए को बाइंड करेगा तो ये आराम से स्टेबलाइज कर सकेगा, ओके, ठीक है। इसमें जो इसको इसलिए बोलते हैं जिंक फिंगर, क्योंकि जिंक के वजह से फिंगर जनरेट हुआ, नहीं तो नहीं फिंगर नहीं जनरेट होता, ठीक है। A zinc finger is a protein structure that its name implies binds a zinc ion. तो ये जिंक आयन के वजह से ही ये फिंगर जनरेट हुआ है, नहीं तो फिंगर जनरेट जिंक नहीं रहता तो ये पूरा का पूरा स्ट्रेट रहता, जैसे इधर दिखाया मैंने, ठीक है, इधर दिखाया, ठीक है। अगर ये फिंगर नहीं रहता ये ऐसा स्ट्रेट मॉलिक्यूल रहता, ठीक है। रिकग्निशन हेलिक्स इधर है और कार्बन जो है इधर बाइंड करने के लिए इधर है, ओके। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका हेलिक्स है, अल्फा हेलिक्स है, वो रिकग्निशन का काम करता है और वही इंटरेक्ट करता है विद डीएनए, ठीक है। देयर आर यूजुअली एट लीस्ट 2 to 3 zinc finger on protein that use them for DNA binding. तो प्रोटीन्स में होते जिंक फिंगर्स भी होते हैं जो कि डीएनए को अच्छे से बाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें एग्जांपल नहीं दिए, फिर भी चलो आगे चलते हैं। होपफुली जिंक फिंगर समझा, समझा कि ऊपर से गया, ठीक है। तो इसमें क्या जिंक है जिसकी वजह से ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तभी रिकग्निशन हेलिक्स कैन बाइंड टू टारगेट डीएनए एंड इट कैन स्टेबलाइज, इट विल बी स्टेबलाइज्ड, ठीक है। नहीं तो ऐसे ही लीनियर फॉर्म में रहता तो स्टेबलाइज नहीं होता। वैसे ही आपका आगे इसमें नेक्स्ट में आ जाता है हम लोग ल्यूसिन जिपर में, ओके। सो ल्यूसिन जिपर क्यों बोल रहे हैं, इधर किधर है जिप, तो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो स्ट्रक्चर को ठीक से देखो, देखो ल्यूसिन दिख, ये क्या है, ल्यूसिन है, ये भी ल्यूसिन है, ये भी ल्यूसिन है, ये भी ल्यूसिन है, एवरी आफ्टर एवरी 7th अमाइनो एसिड इज ल्यूसिन, ठीक है। बीच में कोई भी दूसरे अमाइनो एसिड रहेंगे बट एवरी 7th अमाइनो एसिड इज ल्यूसिन, ठीक है। तो ये इधर भी है और इधर भी है, ओके। एंड ये देखो ये अल्टरनेटिव फॉर्म में, इधर ये एकदम स्ट्रेट लाइन में नहीं, अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो ये क्या है, एक टाइप का जिपर पैटर्न दिख रहा है, ओके। और ये दोनों रिकग्निशन हेलिक्स को क्लोज लेके आ रहा है ताकि वो सेम सेगमेंट को रिकग्नाइज कर सके, ठीक है। तो अगर मैं व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूँ तो जो रिकग्निशन हेलिक्स है ये बहुत फार अपार्ट है, ठीक है।
तो ये रिकग्निशन साइड, रिकग्निशन हेलिक्स है, ये दो है, ठीक है। और बीच में कुछ तो है, क्या है बीच में, क्या है, ल्यूसिन जिपर्स है, ठीक है, ऐसे ल्यूसिन जिपर है, ठीक है, मतलब ल्यूसिन रिपीटेड है, ल्यूसिन, 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 ओके, ल्यूसिन, ठीक है। हो सकता तो इधर मैंने कम बनाया, तो इधर क्या, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोल सकते, बट ये इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है अच्छा खासा, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों रिकग्निशन साइट जो है ये आजू बाजू में आ जाती है। अभी तो बहुत दूर है, तो रिकग्निशन, एक रिकग्निशन साइट से ज़रूरत नहीं है, काम नहीं चलेगा, दो रिकग्निशन साइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसकी वजह से दोनों रिकग्निशन साइट्स क्या हो जाता है, आजू बाजू में आ जाता है, ओके। काम कर भाई, ओके। तो ये इधर जो बनता है, दिस इज नथिंग बट अ जिपर पैटर्न, ठीक है। इधर के जिपर पैटर्न दिख रहा है, ओके। सो जो ल्यूसिन रेसिड्यू है वो काफ़ी ज़्यादा इवनली स्पेस्ड है विद एवरी सेवेंथ अमाइनो एसिड्स, एवरी 7 अमाइनो एसिड उसमें ल्यूसिन रेसिड्यू, ठीक है। ये एक टाइप का जिपर बनाता है, ठीक है। तो हेलिक्स टर्न हेलिक्स जो है, ये क्या स्ट्रक्चर एंड द जिंक फिंगर, the leucine zipper does not interact with DNA itself। तो ल्यूसिन जिपर डायरेक्टली डीएनए के से इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, बट वो रिकग्निशन साइट को इतना क्लोज लेके आ रहा है ताकि रिकग्निशन साइट्स विल इंटरेक्ट विद डीएनए सेगमेंट्स, ठीक है, ओके। समझा कि ल्यूसिन जिपर समझा कि ऊपर से क्या बता दूं, ठीक है। तो इसमें जो वापस मैं एक बार वापस एक छोटा सा रिपीट मार रहा हूँ, क्या है, रिकग्निशन साइट्स आर फार अपार्ट, और इसमें ल्यूसिन है, ठीक है, अल्टरनेटिव सेवन, एवरी सेवन पोजीशन में ल्यूसिन है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो साइट्स है एक टाइप का जिपर फॉर्म कर रहा था, तो इसको ल्यूसिन जिपर बोला गया, क्योंकि ल्यूसिन जो है अमाइनो एसिड, इट इज बीइंग रिपीटेड क्वाइट फ्रिक्वेंटली, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये डायरेक्टली बाइंड नहीं कर रहा है, ये रिकग्निशन साइट को इतना क्लोज लेके आ रहा है हेलिक्स को, ताकि ये दोनों रिकग्निशन हेलिक्स मिलके आपका डीएनए को बाइंड करे, ठीक है, ठीक है। तो सम डीएनए प्रोटीन्स आर एंजाइम्स दैट कैटालाइज अ स्पेसिफिक रिएक्शन, तो ये प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स भी है ऐसे ही काम करते, ठीक है, सच एस ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज से जैसे ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। In other cases, however, the binding can either block transcription, negative regulation, मतलब डिपेंड करता है, नेगेटिवली रेगुलेट कर रहे हैं, पॉजिटिवली रेगुलेट, चलो आगे चलते हैं। ओके, नेगेटिव रेगुलेशन आ जाता है, नेगेटिव कंट्रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसमें रेप्लिकेशन एंड इंडक्शन, रिप्रेशन एंड इंडक्शन, तो ये आई थिंक हम लोगों ने लैकोपेरोन का काफ़ी अच्छे से देखा था, व्हाट इज रिप्रेशन, व्हाट इज इंडक्शन, है ना, मतलब इंड्यूसर कौन से होते हैं, और उसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अभी हमेशा याद रखो, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, तो जो लैकोपेरोन है वो क्या है, लैक्टोस यूटिलाइजिंग ओपेरोन, ठीक है, लैक्टोस यूटिलाइजिंग ओपेरोन, मतलब लैक्टोज अवेलेबल है मीडियम में, तो ऑर्गेनिज्म को क्या करना है, एंजाइम्स बनाना है ताकि उसको तोड़ सके, यूटिलाइज कर सके लैक्टोज। फिर दूसरे एग्जांपल आते हैं, जैसे माल्टोज यूटिलाइजेशन, उसमें भी ऐसे ही होता है,
कि माल्टोज अवेलेबल रहेगा इन्वायरमेंट में तब जाके जो डीएनए एक्टिव होगा, ठीक है। माल्टोज इज ऑल्सो पॉजिटिवली रेगुलेटेड, ओके, लैकोपेरोन इज नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली रेगुलेटेड। वैसे अगर हम लोग अभी जो ओपेरॉन्स देखे दैट वाज फॉर यूटिलाइजेशन पर्पस, मतलब मीडियम में अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो बीटा कैल बन रहा है, ठीक है। बट अगर मैं इधर देखूँ, आर्जिनिन सिंथेसिस हो गया, ट्रिप्टोफैन सिंथेसिस हो गया, क्या होता है, ये सारे अमाइनो एसिड है, ठीक है। और अमाइनो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन भी शुड बी रेगुलेटेड इन द मीडियम, ओके। तो ट्रिप्टोपेरॉन हो गया आपका एराओपेरॉन, आर्जिनिनोपेरॉन हो गया, ठीक है। ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, किसको कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक्सेस अमाइनो एसिड ना जनरेट हो, इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ओके, और हमेशा याद रखो ये, आई थिंक ये पहले चीज़ भी बताइए कि जो रेगुलेशन होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एट ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे होता है, और बाकी जितना लेवल आप नीचे जाते जाओगे, एज इन ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, इंजाइम एक्टिवेशन, इंजाइम रिप्रेशन, ठीक है, उतना ज़्यादा आपका जो सेल का रिसोर्सेज है वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। दैट इज लाइक बैड बैड एग्जाम्पल, मतलब बैड एज इन होते हैं, बट उसमें जो एक्सपेंसेस है वो सेल के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है। एक मिनट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्जिनिन है, आर्जिनिन एक टाइप का अमाइनो एसिड है, ओके। और कल्चर और क्या होगा, मैंने मीडियम में कोई भी आर्जिनिन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं आर्जिनिन डालूंगा तो जो ऑर्गेनिज्म है वो जिस विच इज़ विदाउट मीडियम विदाउट आर्जिनिन, उसमें ग्रोथ फटाफट आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखेगी, ठीक है। इन कंपैरिजन अगर ऑर्गेनिज्म खुद बनाने जाएगा आर्जिनिन, इट विल टेक टाइम और बहुत स्लो करेगा, स्लोली बनेगा, ठीक ठीक है। जब भी एक्सटर्नली आर्जिनिन आपको मतलब सेल को प्रोवाइड किया जाता है, तो इट विल स्टॉप द सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन आर्जिनिन, मतलब वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एनालॉजी देता हूँ, पहले फोन्स इंडिया में भी नहीं बन रहे थे बट अभी बन रहे, तो एक एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है। तो फोन सबसे चीप आपको कौन से मिलते हैं, इंडियन फोन्स मिलते हैं नहीं, ओके, चाइना के मिलते हैं, क्यों, क्योंकि वो एकदम आपको सस्ते में सस्ता दे रहा है, ठीक है। एकदम मतलब आप उतने प्राइस आपको मिलेगा भी नहीं, उतना सस्ता दे रहा है, ठीक है। ओके, सो क्या प्रेफर करोगे वैसे, चाइनीज, ठीक है। बट नाउ ड्यू टू पॉलिटिकल सिचुएशन एंड ऑब्वियसली अदर सिचुएशन, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, ओके। ओके, सो मैंने एनालॉजी दिया, एकदम वैसा मतलब, ठीक है। सो वैसे ही आर्जिनिन अगर रेडीमेड अवेलेबल है तो सेल वो यूटिलाइज कर लेता है, अगर आर्जिनिन अवेलेबल नहीं है तो उसको खुद सिंथेसाइज करना पड़ता है। जैसे ना इन वैसे ही एनालॉजी देता हूँ, अगर हम लोगों ने इम्पोर्ट ही बैन कर दिया सारे चाइनीज़ मोबाइल का, सो इंडिया हैज़ टू इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री और इट हैज़ टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन, ठीक है। तो वैसे ही सेल हो गया, सेल अगर सेल को एक्सटर्नली कहीं मिल नहीं रहा आर्जिनिन विच इज़ एन अमाइनो एसिड, और प्रोटीन बनाना है तो अमाइनो एसिड यूटिलाइज होगा, राइट। तो इट हैज़ टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन अमाइनो एसिड, ठीक है। नोट दैट दिस इज स्पेसिफिक इफेक्ट, ठीक है। और ये जो इनिबिशन है उसको हटाने पड़ेंगे आपको। एंजाइम रिप्रेशन इज वाइडली स्प्रेड इन बैक्टीरिया, ठीक है। और रिप्रेशन बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है क्योंकि रेगुलेशन आता है, ठीक है, कंट्रोल होता है, ओके।
ओके, इंडक्शन आपको पता है, सबको पता है। एनाबॉलिक पाथवे क्या होता है, कैटाबॉलिक पाथवेज है क्या होता है, वो आपको पता है। फिर इंड्यूसर क्या होता है एंड को रिप्रेसर क्या होता है, ये आपको होपफुली पता रहेगा। अगर नहीं पता तो मैं इसको पढ़ लेता हूँ और मैं समझा भी लेता हूँ, ठीक है। इंड्यूसर क्या होता है? इंड्यूसर इज a substance that induces enzyme synthesis is called as inducer। जो enzyme synthesis को इंड्यूस करे, स्टार्ट करे, इट इज कॉल्ड एज इंड्यूसर, ठीक है। अ सब्सटेंस दैट रिप्रेसेस एंजाइम सिंथेसिस कॉल्ड एज को रिप्रेसर, ठीक है। जो एंजाइम के सिंथेसिस को बंद कर दे उसको को रिप्रेसर, को रिप्रेशन बोला जाता है, को रिप्रेसर्स बोलते हैं उन सब्सटेंस को, ओके। और जो सब्सटेंस है जो काफ़ी कम क्वांटिटी में रहते हैं बट उनका इफेक्ट ज़बरदस्त आता है एंजाइम के फंक्शनिंग में, उनको इफेक्टर्स बोला जाता है। हम लोगों ने देखा पॉजिटिव इफेक्टर, नेगेटिव इफेक्टर, राइट। ओके, वन ऑफ द एग्जांपल इज इंड्यूसर का एग्जांपल है आईपीटीजी, ठीक है। इंड्यूसर है एंड दिस इज नथिंग बट अ एनालॉग, स्ट्रक्चरल एनालॉग है। मतलब ये इसके जो स्ट्रक्चर है ये सिमिलर है टूवर्ड्स एलोलैक्टोज, सॉरी, एलोलैक्टोज आपने सुना है लैकोपेरॉन में, तो एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर है आईपीटीजी का। तो ये सेम क्योंकि आईपीटीजी का फुल फॉर्म है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसाइड, ठीक है। ये एलोलैक्टोज जैसे दिखता है, तो ये क्या लैकोपेरॉन को स्टार्ट कर देता है, ठीक है। बट ये क्योंकि एलोलैक्टोज है वो टूट जाता है, बट आईपीटीजी कैन नॉट बी डिग्रेडेड, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते नेचुरली, ओके। तो ये आर्टिफिशियल इंड्यूसर है। एलोलैक्टोज इज योर नेचुरल इंड्यूसर, ये याद रखो, आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, ठीक है। आगे चलते। अच्छा, ये एक डायग्राम है, इसको ध्यान से देखो क्या हो रहा है। एंजाइम इंडक्शन, एक बार ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो ये है आपका पॉजिटिव इफेक्टर, ठीक है। आप अगर देखोगे सेल का नंबर पे और टोटल प्रोटीन में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। बट जब आप जैसे ही लैक्टोज डालते हो, ठीक है, तो जो सेल में बीटा गैलेक्टोसिडेज बनना चालू हो जाता है, ठीक है। नाउ सेल इज मोर डिपेंडेंट ऑन लैक्टोपेरॉन ताकि वो लैक्टोज को यूटिलाइज कर पाए, ठीक है। तो इधर लैक्टोज ऐड हो रहा है और इधर फटाफट लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए सारी जीन्स है जो एक्सप्रेस हो चुके, प्रोटीन्स हो गए, बीटा गैलेक्टोसिड हो गया, वो भी बन गया। वैसे इन रिवर्स में अगर देखोगे, रिप्रेशन में देखोगे, तो इधर सेल नंबर एंड टोटल प्रोटीन भी सेम है, बट जैसे ही आप आर्जिनिन ऐड कर, ये ओपेरॉन भी, आर्जिनिन ओपेरॉन भी एकदम फुल्ली फंक्शनल है, ठीक है, क्योंकि आर्जिनिन प्रेजेंट नहीं है मीडियम में। जैसे ही आपने एक्स्ट्रा आर्जिनिन इन्वायरमेंट में डाला तो आर्जिनिन सिंथेसिस पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, ठीक है। उतने का उतना एंजाइम्स रह जाएगा, ठीक है, और उससे ज़्यादा बनेगा। तो ये क्या हो गया, रिप्रेशन हो गया। इधर अभी एक जो आर्जिनिन इंट्रासेलुलरली बनेगा नहीं क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे। बस 2 ही लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो इधर क्या है आपको दिख रहा है, आर्जिनिन सिंथेसिस इंट्रासेलुलरली बंद हो चुका है, ठीक है। तो उतने जितने एंजाइम्स प्रोड्यूस कर लिए, बस उससे ज़्यादा नहीं करेगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं करेगा, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं। मैकेनिज्म ऑफ रिप्रेशन एंड इंडक्शन, ये करीबन करीबन लैकोपेरॉन का तुमको पता है कि रिप्रेसर आता है, ऑपरेटर में बैठता है, और लैक प्रोमोटर में अगर आरएनए पॉलीमरेज आया तो ये आरएनए पॉलीमरेज को जाने नहीं देता, या आरएनए पॉलीमरेज को बैठने नहीं देता, तो इधर ट्रांसक्रिप्शन बंद हो जाता है ना, ZYA, ये आपको अच्छे से याद रहेगा, राइट। अगर इधर क्या हुआ है, रिप्रेसर को एलोलैक्टोज ने बाइंड किया, इंड्यूसर ने बाइंड किया, तो क्या हो गया, अभी इसका कन्फर्मेशन चेंज हो गया, राइट।
कन्फर्मेशन चेंज हो गया तो रिप्रेसर कैन नो लॉन्गर बाइंड टू ऑपरेटर साइड, ठीक है, एंड इसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन आगे चला जाता है, सिंपल है, ठीक है। ओके तो ये आपने लैक ओपेरॉन में इजीली पढ़ा रहेगा, बट आर्जिनिन ओपेरॉन देखते हैं, ठीक है, इधर थोड़ा मैकेनिज्म अलग है, ठीक है। आर्जिनिन अवेलेबल नहीं है मीडियम में, ठीक है, तो रिप्रेसर क्या है, वो आर्जिनिन अवेलेबल नहीं है मीडियम में, आर्जिनिन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, एंड ये आर्जिनिन सिंथेसिस के एंजाइम्स हैं, आर्जिनिन सी बी एच, ठीक है, आर्जिनिन बी, आर्जिनिन एच, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, आर्जिनिन जीन्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ओके। जब भी आर्जिनिन एक्स्ट्रा सेलुलरली प्रेजेंट नहीं है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना आर्जिनिन का जीन्स रहेगा उसको एक्सप्रेस कर देगा, कैसे, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे आके बैठेगा, ऑपरेटर में क्योंकि रिप्रेसर नहीं बैठा नहीं है तो ये फटाफट ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ठीक है, आर्जिनिन बनाएगा, ओके। बट जैसे आर्जिनिन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है सेल में तो क्या होता है, आर्जिनिन इज नाउ अवेलेबल, इट विल बाइंड टू रिप्रेसर मॉलिक्यूल, जैसे इधर बाइंड किया, एंड देन ये दोनों कॉम्प्लेक्स मिलके ऑपरेटर को बाइंड करता है। एक बार रिप्रेसर ने ऑपरेटर को बाइंड किया तो आरएनए पॉलीमरेज अभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन बंद हो गया। तो इधर क्या है, को रिप्रेसर कौन है, आर्जिनिन है, ठीक है, इधर को रिप्रेसर कौन है, आर्जिनिन है, ठीक है। तो ये क्योंकि मेन रिप्रेसर तो रिप्रेसर प्रोटीन है, राइट, ओके। आर्जिनिन क्या कर रहा है, आर्जिनिन की हेल्प से जो रिप्रेसर मॉलिक्यूल है वो अपना एक्टिविटी दिखा रहा है, ओके। वापस रिपीट करूँ तो इसमें दोनों में अलग अलग काम हो रहा है, देखो इधर आर्जिनिन आ रहा है तो ऑपरेटर में बैठ रहा है रिप्रेसर, और इधर जैसे एलोलैक्टोज आया तो ऑपरेटर से निकल जा रहा है, ठीक है, दोनों में मैकेनिज्म अलग है, मतलब अलग मतलब एज एन डायरेक्शन अलग है, ठीक है। समझ रहे हो कि ऊपर से गया ये वाला आर्जिनिन ओपेरॉन ऊपर से गया कि समझ में आया? इसी एरा ओपेरॉन थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा मुश्किल है, बट उसके बारे में हम लोग बाद में आएंगे, शायद कल कवर करें आगे, ठीक है। ओके तो इधर आपका आर्जिनिन जो है वो को रिप्रेसर या रिप्रेसर प्रोटीन का काम कर रहा है, ठीक है, इट इज एक्टिंग एज अ रिप्रेसर, ठीक है। और आपको पता है अगर प्रोमोटर ऑपरेटर है और आपके जो जीन्स है, ठीक है, टारगेट जीन्स है जिसको एक्सप्रेस करना है वो है, उनको पूरा मिला के पूरा क्लस्टर को बोला जाता है ओपेरॉन, ठीक है, ओपेरॉन बोला जाता है उसको। होपफुली तुम लोग को ये पता है ओपेरॉन क्या होता है, डेफिनेशन, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा माल्टोज कैटाबॉलिज्म भी है तुम लोगों को, एंड इसमें भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा है ये। तो ये इतना पूरा देखने से पहले हम लोग डायरेक्टली डायग्राम देखते हैं, और डायग्राम में लेफ्ट साइड वाले में देखेंगे पहले, ओके, क्योंकि राइट वाला माल्टोज ओपेरॉन नहीं है, लेफ्ट वाला, ठीक है, ये वाला एरो ओपेरॉन में आता है ऐसा मैकेनिज्म, ठीक है, उसमें भी उल्टा काम करता है, मतलब रिवर्स डायरेक्शन में काम करता है। अच्छा चलो माल्टोज ओपेरॉन देख लेते हैं, माल्टोज ओपेरॉन में हो क्या रहा है, ओके। सो इधर क्या है आपका माल्टोज यूटिलाइजेशन है, मतलब माल्टोज को तोड़ना है, ठीक है। तो जैसे कैप प्रोटीन था इधर क्या लैकोपेरोन में कैप प्रोटीन था, वैसे इधर है माल्टोज एक्टिवेटर प्रोटीन, मैप प्रोटीन, ठीक है, माल्टोज एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। और ये पॉजिटिव रेगुलेशन में आता है, पॉजिटिव रेगुलेशन में क्यों आता है आगे देखते, थ्योरी में देखेंगे, बट पहले इधर देख लो। इधर क्या हो रहा है आपका जो मैप है वो जो बाइंडिंग साइट है, एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट है, उसको बाइंड नहीं कर पा रहा, तो एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट में अगर वो बाइंड नहीं करेगा ये मैप प्रोटीन, तो आरएनए पॉलीमरेज की जो एफिशिएंसी रहेगी प्रोमोटर को बाइंड करने की वो काफ़ी वीक रहेगी, ठीक है। सो इट में प्रोड्यूस वन वन एमआरएनए, उससे ज़्यादा नहीं, 1 या 2 एमआरएनए, फ्यू एमआरएनए, ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ना के बराबर रहेगा।
बट जब माल्टोज, क्योंकि ये क्या है, माल्टोज यूटिलाइजेशन ऊपर होना, मतलब माल्टोज रहेगा तभी ये जीन्स एक्टिव रहेंगे और माल्टोज को तोड़े रहेंगे, ठीक है। तो जब माल्टोज अवेलेबल है मीडियम में, तो इट विल बाइंड टू माल्टोज एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। और ये दोनों मिलके, माल्टोज और माल्टोज एक्टिवेटर प्रोटीन, ये दोनों मिलके एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट में जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। एक्टिवेटर साइट में जाके बैठ जाएंगे, तब आरएनए पॉलीमरेज की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वो प्रोमोटर में अच्छे से जाके बाइंड करेगा स्पेसिफिक साइट पे, ठीक है। जिससे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड होगा, ट्रांसक्रिप्शन फटाफट फटाफट एक्सप्रेस, मतलब या टीएनए विल बी एक्सप्रेस्ड, ठीक। होपफुली डायग्राम्स इजी है, समझा रहेगा। माल्टोज अवेलेबल है तब जाके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, एकदम सिंपल। समझा कि ऊपर से गया लेफ्ट वाला की बात कर, लेफ्ट वाला डायग्राम, ठीक है। समझ में आया कि ऊपर से गया, ठीक है। माल्टोज रहेगा तभी आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, माल्टोज नहीं है तो इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड, ठीक है। बाइंड नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होगा, बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो इधर कौन से जीन्स है, माल ई, ठीक है, माल एफ एंड माल जी, ठीक है। ई एफ जी अगर आप याद कर सकते हो तो बेटर रहेगा, ठीक है। और ये दूसरे काइंड ऑफ एक्टिवेटर है, जिसमें क्या बोलते हैं, एक्टिवेटर प्रोटीन बाजू में हो सकता है, जैसे इधर है एक्टिवेटर प्रोटीन बाजू में हो सकता है, जैसे माल्टोज ओपेरॉन का देखा था कि एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट बाजू में ही है, तो आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कर रहा है। बट अगर सो जो एक्टिवेटर जो साइट है, बाइंडिंग साइट है, इट इज़ वेरी फार, ठीक है, और प्रोमोटर दूसरी जगह है, तो इधर क्या होगा, ये पूरे का पूरा जो है डीएनए पूरा बेंड हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज और एक्टिवेटर साइट में जब ये एक्टिवेटर साइट में जाके बैठेगा प्रोटीन, प्रोटीन एक्टिवेटर प्रोटीन, तो आरएनए पॉलीमरेज देन इट कैन बाइंड टू प्रोमोटर, ठीक है। एंड ऐसे फॉर्मेशन में ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो, ठीक है। सो दिस कंफर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। बट ये जनरल है, इसमें स्पेसिफिकली बताया नहीं, एरोपेरॉन में रिवर्स काम करता है। समझा कि ऊपर से गया, ओके। अगर इधर माल्टोज कैटाबॉलिज्म देखोगे तो इसमें क्या पता है, तो पॉजिटिव कंट्रोल के लिए आपको एक्टिवेटर प्रोटीन्स की ज़रूरत रहती है, ठीक है। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैटाबॉलिज्म ऑफ शुगर और माल्टोज इन इक्वल है, ठीक है। तो जब भी माल्टोज अवेलेबल रहेगा मीडियम में, तब माल जो ओपेरॉन है, एम ओपेरॉन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। कैसे एक्टिवेट होगा वही बताया। तो इधर माल्टोज रिक्वायर्ड है फॉर एक्टिवेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ माल्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम इज नॉट अंडर नेगेटिव कंट्रोल, तो माल्टोज डिग्रेडिंग एंजाइम से वो नेगेटिव कंट्रोल के अंडर नहीं है, जैसे हम लोगों ने लैकोपेरोन देखा था, इट वाज अंडर नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है। वैसे मालोपेरोन का जो एंजाइम्स है, इट इज नॉट अंडर नेगेटिव, नॉट अंडर नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है, बट अंडर पॉजिटिव कंट्रोल, ठीक है। इसमें आपको एक्टिवेटर प्रोटीन चाहिए, आपको माल्टोज चाहिए, जो दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बना के दे विल बाइंड टू एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट, एंड देन जो प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज है, सॉरी, वो प्रमोटर पे जाके आराम से बैठेगा एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर देगा, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक साइट में जाके बाइंड कर, ठीक है। ठीक है, तो जो एक्टिवेटर प्रोटीन्स है, वो आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में क्या है, सिग्मा फैक्टर है, ठीक है, जो कि आपका पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को जाके बाइंड करता है, राइट।
ओके, सो जो एक्टिवेटर प्रोटीन्स होते हैं, कैप हो गया, CMP कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है, या इधर माल्टोज एंड मैप हो गया, तो ये RNA पॉलीमरेज को सही तरीके से बाइंड, सही साइट पे जाके बाइंड करने के ये क्या करता है, हेल्प करता है, RNA पॉलीमरेज को हेल्प करता है सही या सॉरी रिकग्नाइज करने के लिए प्रोमोटर को, ठीक है, इट विल बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट हो जाता है। ओके, सो व्हाट इज रेगुलोन? ओके, ओपेरॉन में क्या होता है, एक प्रोमोटर रहता है, ओके, एक प्रोमोटर हो सकता है, या एक मिनिमम एक प्रोमोटर होगा, एक ऑपरेटर रहेगा एंड कुछ जीन्स रहेंगे, ठीक है। बट अगर मैं बोलूँ देर आर अगर बहुत सारे ओपेरॉन इज रेगुलेटेड बाय वन मॉलिक्यूल, देन इट इज टर्म्ड एज रेगुलोन, ठीक है। देखो, ओपेरॉन क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ वन प्रोमोटर, ऑपरेटर, और उसमें रिप्रेसर प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, एंड उसमें आपके जीन्स भी है जो कि एक्सप्रेस होंगे, ओके। तो रेगुलोन क्या होता है, रेगुलोन इज नथिंग बट ओपेरॉन के ऊपर मल्टीपल ओपेरॉन्स, रुको एक मिनट में व्हाइट बोर्ड से बता देता हूँ, ओके। जैसे ये एक ओपेरॉन है, ठीक है, ये दूसरा ओपेरॉन है, तीसरा ओपेरॉन है, मल्टीपल ओपेरॉन्स है, ठीक है, ओके। एंड मल्टीपल ओपेरॉन्स आर एक्टिवेटेड बाय अ सिंगल मॉलिक्यूल और सिंगल ओपेरॉन, तो इसको बोलते हैं रेगुलॉन, ठीक है। रेगुलॉन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल सारे के सारे ओपेरॉन्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे माल्टोज एक्टिवेटर प्रोटीन था, ओके, तो ये किसको एक्टिवेट कर रहा था, कैप को, ये लैक ओपेरॉन को एक्टिवेट कर रहा, नहीं कर रहा है, किसको एक्टिवेट कर रहा है, खाली माल्टोज ओपेरॉन को एक्टिवेट कर रहा है, मतलब वो एक ही ओपेरॉन पे इफेक्ट कर रहा है, ओके। When more than one operon is under control of single regulatory protein, these operon are collectively called as regulon. एक प्रोटीन, एक सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल बहुत सारे ओपेरॉन को अगर कंट्रोल कर पा रहा है तो उसको रेगुलॉन बोला जाता है। समझा कि ऊपर से गया? ओके, इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, तो एक ही जो मॉलिक्यूल है वो बहुत सारे ओपेरॉन को कंट्रोल कर रहा है, इसको बोलते हैं रेगुलॉन, सिंपल लैंग्वेज में। इसमें एग्जांपल भी दे रखा है। तो रेगुलॉन क्या करता है, ये ओपेरॉन्स को नेगेटिव कंट्रोल के अंदर रखता है, ठीक है, नेगेटिव कंट्रोल के अंदर भी रख सकता है। तो जो जैसे फॉर एग्जांपल आर्जिनिन के बायोसिंथेसिस जो एंजाइम है, ठीक है, आर इनकोडेड बाय आर्जिनिन रेगुलॉन, नॉट ओपेरॉन, रेगुलॉन, क्योंकि आर्जिनिन बायोसिंथेसिस में बहुत बहुत सारे एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हो सकता है एक ओपेरॉन के अंडर एक या दो एंजाइम्स हो, दूसरे ओपेरॉन के अंडर एक या दो एंजाइम्स हो, राइट, बाकी ओपेरॉन। तो ये क्या हो रहा है, एक आर्जिनिन मॉलिक्यूल ही एक्टिवेट कर रहा है सारे के सारे ओपेरॉन्स को, तो इसको बोलेंगे आर्जिनिन ओपेरॉन, ठीक है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल कंट्रोल एंड लैकोपोरॉन। तो लैकोपोरॉन आपने पढ़ा है, राइट, तो इसको आई थिंक मुझे वापस समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसमें पॉजिटिव रेगुलेशन आता है, नेगेटिव रेगुलेशन आता है, ठीक है। तो कैटाबोले इसको पॉजिटिव रेगुलेशन को ग्लूकोज इफेक्ट भी बोलते हैं, कैटाबोलेट रिप्रेशन को ग्लूकोज इफेक्ट भी बोला जाता है। उसके बारे में पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। साइक्लिक एएमपी, सीएमपी क्या होता है, साइक्लिक एएमपी एंड कैप प्रोटीन्स क्या होते हैं, ठीक है। ये इधर कैप प्रोटीन्स बोला है, बट कैप प्रोटीन्स को हम लोग सीआरपी प्रोटीन भी बोला जाता है, सीआरपी भी बोला जाता है,
तो कैप का फुल फॉर्म था कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, और इधर दिया हुआ है साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन। दोनों भी सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये एक बार अच्छे से पढ़ के लो, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। मैंने तुमको लिंक्स भी दिए हुए, क्या बोलते हैं, इन प्रीवियस सेमेस्टर, तो आप गूगल क्लासरूम में जाके चेक कर लेना, ठीक है। एंड इसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके, तो ये ब्रॉक में इतना ही है, इसको इधर तक पढ़ सकते हो, पेज नंबर 217 तक। ओके, तो किधर से चालू हुआ था? पेज नंबर 211, आई थिंक 213 के 211 से चालू हुआ था, ठीक है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, और 217 तक खत्म करना आपको। ओके, ओके। सो नेक्स्ट एरा ओपेरॉन है, बट एंड ट्रिप ओपेरॉन मैं अभी कवर करूँ कि बेटर रहेगा? ये एरा ओपेरॉन थोड़ा समझाने के लिए मुश्किल है। इधर देखो, ये ऐसा दिखता है एरा ओपेरॉन। ओके, तो फिर आप लोग बोलोगे कि मार दोगे सर, ठीक है। तो ये क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ये एरा ओपेरॉन और आपका ब्लड क्लॉटिंग का मैं बता दूंगा, ठीक है, टू कल। एंड लैम्डा फास्ट हम लोगों ने देख लिया है, रेगुलेशन। ट्रिपोपुरन की तरह भाई। ओके, तो ट्रिपोपुरन सबको पता होना चाहिए कि क्या है ट्रिपोपुरन। इसके भी मैंने आई थिंक वीडियोस दिखाए, राइट? ट्रिपोपुरन के वीडियोस है, होपफुली सबके पास रहेंगे, या लिंक्स रहेगा, यूट्यूब लिंक है, तो यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट। ओके, ठीक है। तो ये ट्रिपोपुरन वी विल बी रीडिंग विद, क्या बोलते हैं, फ्रॉम आई जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये याद रखो, मैं डायरेक्टली इधर जाता हूँ व्हाइट बोर्ड में ट्रिपोपुरन समझाने के लिए। ओके, सो इसमें क्या बोला गया, जो ट्रिपोपुरन दो लेवल्स पे फंक्शन करता है, ठीक है। एक तो इसको बोलते हैं रफ ट्यूनिंग, और एक उस सेकंड लेवल होता है फाइन ट्यूनिंग, ठीक है, फाइन ट्यूनिंग। ओके, ये रफ ट्यूनिंग है, फाइन ट्यूनिंग किधर से वर्ड्स है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर पुराने ऐसे 10 to 15 ईयर्स पहले के अगर आपके पास रेडियोज है, रेडियोज अभी यूटिलाइज नहीं होते, बट रेडियोज अगर अवेलेबल रहेगा, उसमें एक रफ ट्यूनिंग करके रहते हैं, एक फाइन ट्यूनिंग करके। तो रफ ट्यूनिंग आपका जो है, ये हम लोग के, आप कौन सा उपकरण पढ़ रहे हैं? ट्रिप्टोफैन। तो ये जो ट्रिप है ट्रिप्टोफैन का, अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ज़रा ज़्यादा रहेगा, तो रफ उपकरण, रफ जो, सॉरी, जो रफ ट्यूनिंग है वो पूरा का पूरा उसको बंद कर देगा, तो ये ट्रिप उपकरण तभी का तभी बंद हो जाएगा। बट फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो जाता है सेल में, बट वो थ्रेशोल्ड से ऊपर ही है, मतलब थ्रेशोल्ड से मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट से थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ही है, ठीक है। तो रफ ट्यूनिंग उसको पकड़ नहीं पाता, ठीक है। तो रफ ट्यूनिंग बोल देता है, ग्रीन सिग्नल दे देता है कि ट्रिप्टोफैन जनरेट करना चालू करो, ठीक है। बट फाइन ट्यूनिंग क्या करता है? रेड सिग्नल दे सकता है, ठीक है। तो फाइन ट्यूनिंग क्या करता है? और ज़्यादा डीप में देखता है कि कितना क्वांटिटी में ट्रिप्टोफैन है, और ट्रिप्टोफैन काफ़ी कम रहेगा तो फिर काफ़ी कम या ना के बराबर रहेगा, तभी ये जो फाइन ट्यूनिंग है वो एक्टिवेट कर देगा ट्रिप ओपरॉन को, ठीक है। तो अगर तुम लोग ट्रिप ओपरॉन बेसिकली देखोगे, तो इसमें आपका प्रमोटर है, ऑपरेटर है, फिर इधर आता है, ये जीन है, ठीक है, ये जीन है, ठीक है। ट्रिप ई डी सी बी ए। तो अगर आप
देखोगे, इधर से देखोगे तो ट्रिप ए बी सी डी ई, ठीक है। फिर आपका ट्रिप एल है, ठीक है। डायरेक्ट एल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लीडर है, तो इसको लीडर रीजन बोला जाता है। 5' लीडर सीक्वेंस बोलते हैं ना हम लोग, वैसा। लीडर सीक्वेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लीडर डिसाइड करता है कि ये पूरा का पूरा जो जीन्स है ए बी सी डी ई, ये एक्सप्रेस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रांसलेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांसलेट नहीं होगा तो वो बंद कर देगा पूरा, नहीं तो चालू रखेगा। ओके। तो क्या होता है, एंड ये आपका जो ट्रिप ओपरन है वो ई कोलाई में होता है। तो उसमें क्या होता है, ई कोलाई में आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो इवेंट रहता है वो अलग अलग नहीं होते, इट इज कैरिड आउट साइमल्टेनियसली। मतलब जैसे इधर से आपका ट्रिप लीडर सीक्वेंस से एमआरएनए जनरेट होना चालू हुआ, तो जो आपका राइबोसोम है उसको फटाफट ट्रांसलेट करना भी चालू कर देता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है, लीडर सीक्वेंस है वो एक पर्टिकुलर सिग्नल देता है जिसकी वजह से सारे के सारे ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए जनरेट करता है, और राइबोसोम इधर से प्रोटीन जनरेट कर देता है। ओके। तो अगर तुम लोग ये देखोगे सारे एंजाइम्स जो है, जो प्रोटीन जनरेट हुए, दीज आर नथिंग बट एंजाइम्स, और ये कोरिस्मेट को कन्वर्ट करने के काम आता है इनटू ट्रिप्टोफैन, ठीक है। कोरिस्मेट टू ट्रिप्टोफैन, ओके। होपफुली समझ रहे, या एक टाइप का रिवीजन ही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन इन द प्रेजेंस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो जो हम लोग फाइन ट्यूनिंग को एटेन्यूएशन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, एटेन्यूएशन। ओके। तो हम लोग एटेन्यूएशन ही देखेंगे, ये एक टाइप का मोलिकुलर मॉडल है। इसमें होता क्या है, अगर आप इधर रीजन देखोगे इसका एटेन्यूएशन का, सॉरी ये लीडर सीक्वेंस का, तो लीडर सीक्वेंस में क्या होता है, स्टार्ट कोडॉन है, फिर ट्रिप कोडॉन से बीच में, मतलब इनको इधर यूजीजी है, मतलब इधर आपको क्या होना पड़ेगा, इधर एक्टिवेट चार्ज टीआरएनए होने चाहिए, एज इन टीआरएनए शुड कैरी ट्रिप्टोफैन, और अगर ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है इन्वायरमेंट में तो चार्ज टीआरएनए जनरेट नहीं होगा, ठीक है। अगर कॉन्सेंट्रेशन एकदम डिप है, मतलब ना के बराबर है, तो चार्ज टीआरएनए जनरेट ही नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए इसलिए इसको ट्रिप्टोफैन कोडॉन्स को इधर रखा गया है, जानबूझ के इधर प्लेस किया गया है, ताकि अगर इधर ट्रिप्टोफैन आगे जाता है, सॉरी अगर राइबोसोम आगे जाता है तो उसको चार्ज टीआरएनए की जरूरत रहेगी, ठीक है। ओके। तो इधर जो 1 और 2 सिग्नल अगर बनता है तो इसको पॉज का सिग्नल बोलते हैं, 2 और 3 को ट्रांसक्रिप्शन एंटी टर्मिनेशन का सिग्नल बोलते हैं, एंड 3 और 4 अगर स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाता है तो ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का सिग्नल मानते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एक मिनट, जब जैसे इधर मैं बता देता हूँ। ओके। तो ये आपका डीएनए है, ओके, इधर से आपका आरएनए बनना चालू हुआ, ठीक है, और इधर राइबोसोम है, ठीक है, इधर उसने स्टार्ट कर दिया, तो लीडर सीक्वेंस से स्टार्ट कर दी, ओके। और इधर ये रीजन 1 है, इधर रीजन 2 है, इधर 3 है, मतलब अभी ट्रांसक्राइब होना बाकी है, ये 4 है, ओके। तो जैसे ही बाहर आएगा ये साइमल्टेनियसली राइबोसोम उसको ट्रांसलेट करना चालू कर देगा, ओके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइबोसोम को पहले इसको इधर स्लो स्लो चलता है इधर, तो क्या होता है 1 और 2 एट, क्योंकि एक बार जनरेट हो जाता है 1 और 2, तो ये क्या करते हैं, स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसकी वजह से राइबोसोम को थोड़ा टाइम लगता है आगे आने के लिए। एक बार राइबोसोम इधर आ गया, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर रिलैक्स हो जाता है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, ओके, ठीक है, एंड देन राइबोसोम कैन देन प्रोसीड, ओके। नाउ नेक्स्ट है रीजन 1 में, ठीक है, रीजन 1 में, ओके, रीजन 1 में आपके कोडॉन है किसके, ट्रिप्टोफैन के,
ठीक है, और रीजन 2 में आपके एंड रीजन 3 बनानी है, ठीक है। ओके, सो इधर क्या होता है, ताकि राइबोसोम कैचअप कर ले, ठीक है। ओके, सर जब राइबोसोम इधर आ जाता है तो इसको क्या चाहिए, इधर आपका चार्ज टीआरएनए चाहिए, और टीआरएनए कौन सा होना चाहिए, ट्रिप्टोफैन वाला टीआरएनए होना चाहिए, ठीक है, ट्रिप। और ये कैरी चार्ज बोला तो ट्रिप्टोफैन इधर कैरी करेगा। ओके, तो ये चार्ज टीआरएनए होना चाहिए। अगर सेल में कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी 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 लो या इक्वलेंट टू 0, ठीक है, तो ये क्या होगा, इधर कोई चार्ज टीआरएनए आएगा ही नहीं, ठीक है, इधर कोई चार्ज टीआरएनए आएगा नहीं। राइबोसोम है ना, 30N एंड 50S बनता है, 70S राइबोसोम, ठीक है। तो इधर चार्ज टीआरएनए आएगा नहीं, तो क्या होगा, राइबोसोम उधर का उधर ही अटक जाएगा, ठीक है, इट विल गेट स्टक, ठीक है। इन द मीन टाइम जब राइबोसोम स्टक हो जाता है, तब तक थर्ड जो ये सेगमेंट है लीडर सीक्वेंस का, वो जनरेट हो जाता है। ओके, तो जैसे 1 एंड 2 ने जो इधर स्टेम लूप स्ट्रक्चर बनाया था बिकॉज ऑफ इंटरनल बेस पेयरिंग, वैसे ही 2 एंड 3 में भी देर आर सिमिलर, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका 2 एंड 3 फॉर्म्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर या स्टेम लूप स्ट्रक्चर, ठीक है। आपका जो राइबोसोम है ये फर्स्ट रीजन में आके बैठा हुआ है, ओके, एंड 4 जनरेट ही नहीं हुआ अभी तक, सॉरी, ठीक है, 4 ये जनरेट ही नहीं हुआ। ओके, तो ये क्या सिग्नल देता है, एंटी टर्मिनेटर का सिग्नल देता है, ठीक है। एंटी टर्मिनेशन का मतलब बेसिकली आपका जो सारे के सारे mRNA है वो आपके जनरेट होंगे। कौन से mRNA, जो भी इधर हम लोगों ने देखे थे, राइट, इधर mRNA देखा था, ठीक है, ये सारे सॉरी पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA जनरेट होगा एंड उसका ट्रांसलेशन भी इनिशिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एंटी टर्मिनेशन सिग्नल बोलते हैं, सेकेंड एंड थर्ड को, ठीक है। अब बोलोगे कि अगर फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, ठीक है, या सेल में, तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है, ठीक है, तो ये इधर रुकेगा नहीं, ये फटाफट फटाफट आगे जाता जाएगा, ठीक है। तो ये 1 रीजन को भी पार कर लेगा और ये 2 रीजन में आ जाएगा, ठीक है। जब तक 2 रीजन में आएगा तब तक 4th रीजन भी जनरेट हो जाता, ठीक है। तो राइबोसोम सेकेंड रीजन में, तो फर्स्ट एंड सेकंड नहीं बाइंड कर सकते क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, बट राइबोसोम बैठा हुआ है। 2 एंड 3 नहीं बाइंड कर सकते क्योंकि राइबोसोम बैठा है। 3 एंड 4 में भी कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स रहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स रहते हैं। तो क्या होता है, इधर वो स्टेम लूप स्ट्रक्चर जनरेट करता है, ओके। एक बार उसने स्टेम लूप स्ट्रक्चर 3 एंड 4 ने कॉम्प्लीमेंट से स्टेम लूप स्ट्रक्चर बना लिया, तो क्या होगा, अभी ये टर्मिनेशन का सिग्नल देगा। टर्मिनेशन मतलब ओपेरॉन स्टार्ट करने का जरूरत नहीं है, ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है इन्वायरमेंट में या सेल के अंदर, तो और ट्रिप्टोफैन बनाने की जरूरत नहीं, तो ये टर्मिनेशन का सिग्नल दे देगा, सिंपल, 3 एंड 4, ठीक है, ये टर्मिनेशन का सिग्नल दे देगा, सिंपल। इसकी वजह से क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ओपेरॉन बंद हो जाएगा, एंड ये जो किधर गया, सॉरी मैं इधर सिखा रहा था, ओके। सो इधर क्या होगा, आपका जो राइबोसोम 2 सेकेंड वाले सीक्वेंस रीजन में आके बैठा हुआ था, 3 एंड 4 नाउ कैन बाइंड, क्योंकि इधर 1 एंड 2 बाइंड नहीं कर सकते, 2 राइबोसोम है, 2 एंड 3 भी बाइंड नहीं कर सकते क्योंकि राइबोसोम है, बस जो बाइंड कर सकते हो वो 3 एंड 4 है। तो ये क्या होगा, 3 एंड 4 विल फॉर्म स्टेम हेयर लूप स्ट्रक्चर, ठीक है, स्टेम लूप स्ट्रक्चर हेयर लूप में बोल रहा हूँ, स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा एंड ये सिग्नल देगा टर्मिनेशन का, ठीक है, पूरा का पूरा ऑपरेंट बंद हो जाएगा, ठीक है, इट विल स्टॉप फंक्शनिंग एज एन इट विल नॉट ट्रांसक्राइब जीन्स,
ठीक है, ओके। तो ये 2 and 3 का रीजन का पेयरिंग दिखा है जिसमें ये एंटी टर्मिनेटर का सिग्नल देता है, और ये 3 and 4 का दिखाया हुआ है जिसमें ये इसने ये पार कर लिया, ठीक है, रीजन 1 को पार कर लिया, अब ये रीजन 2 में राइबोसोम। तो 3 and 4 ये हेयर लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और ये टर्मिनेशन का सिग्नल दे देते हैं, ठीक है। ओके, तो जिसके वजह से क्या होगा, ट्रिप्टोफैन विल बी मैनेज एट वेरी वेरी लो लेवल। अगर ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं है तब ये इधर क्या हो जाएगा, जो राइबोसोम है इधर आके अटक जाएगा, ठीक है। ये और ये तब तक थर्ड रीजन जनरेट हो जाता इधर लीडर सीक्वेंस का, तो 2 and 3 विल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री रीजन जैसे इधर दिखा रखा है, ठीक है, ओके। और ऐसे केस में क्या होगा कि आपका जो इधर से पार हो गया, फॉर एग्जांपल अगर ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है, चार्ज टीआरएनए इज अवेलेबल, ठीक है, तो राइबोसोम सेकेंड रीजन में आ जाएगा, तो थर्ड एंड फोर्थ विल देन फॉर्म स्टेम लूप स्ट्रक्चर, ठीक है, इधर इधर, ठीक है। तो ये सिग्नल देता है आपका ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन का सिग्नल देता है, इसको बोलते हैं एटेन्यूएशन, ठीक है। माइक्रो मैनेज कर रहा, पूरा का पूरा जो सेल है वो माइक्रो मैनेज कर रहा है ईच एंड एवरी सेल, ओके। होपफुली समझ में आ रहेगा ये, यस और नो। किसी को रिपीट चाहिए?